बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, हमारे पास चैप्टर 1 है, क्लास 10 की बायो है। और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। और आज हम करेंगे, चूँकि इससे पिछली वीडियो में हमने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग कर लिया था, और आज हम करेंगे इसका जो ब्लू बॉक्सेस हैं, जिसमें हमारे पास पहला है इफ़ेक्ट ऑफ निकोटीन। तो बेटे हमारे पास इफेक्ट ऑफ निकोटीन पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 2-3 शार्ट भी बन जाते हैं, वो भी साथ साथ नोट करने हैं आप लोगों ने, और साथ साथ कोशिश करनी है कि समझ लें और मार्क भी कर लें, ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा सकें और अच्छे तरीके से याद कर सकें। जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ निकोटीन। निकोटीन इज ए पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। कहते हैं जी निकोटीन एक पावरफुल पॉइजन है, यानी कि एक जहरीला एक मादा है, एंड वाज वाइडली यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। और जो ये निकोटीन है, कभी ये पास्ट में यानी कि पुराने वक्तों में जो निकोटीन है वो इंसेक्ट्स को मारने के लिए, यानी कि एज एन इंसेक्टिसाइड यूज हुआ करता था, यानी कि इंसेक्ट को मारने के लिए, हशरात को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये पहला पॉइंट है इसका। व्हेन इनहेल थ्रो तंबाकू स्मोकिंग, कहते हैं लेकिन जब इसको तंबाकू स्मोकिंग के जरिए इसको अपने जिस्म में लाया गया, जो भी स्मोकिंग करते हैं, इट रीच आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में ये पहुंच जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है, ज़ाहिर ब्लड के अंदर ही पहुंच जाता है। एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, कहते हैं ये सिर्फ जो आर्टरीज हैं उनकी दीवारों को ही सख्त नहीं कर देता, बल्कि क्या करता है, बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज, लेकिन ये ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज करता है। तो बहरहाल ये निकोटीन है, ये इसका असर है कि ये ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाती है, इस वजह से हमें इससे अवॉइड करना है। बहरहाल बेटे ये हमारे पास अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज निकोटीन एंड राइट इट्स इफेक्ट्स, तब आप ये पैराग्राफ लिख देना है, इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट निकोटीन, व्हाट इज निकोटीन या इफेक्ट ऑफ निकोटीन, तो तब भी आप ये लिखेंगे बेटे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाता है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमारे पास ब्लू बॉक्स है। अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, द रेट ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, कहते हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके अंदर जो स्मोकिंग है वो कम हो गई है। उसके बाद कहता है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, उनके अंदर ये बढ़ी है, यानी कि स्मोकिंग बढ़ी है। कैसे? बाय 3.4% पर ईयर एज ऑफ 2002 सर्वे, यानी कि 2002 की जो सर्वे के मुताबिक जो है कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनके अंदर जो स्मोकिंग की जो रेशो है या जो उसका तनासब है फीसद के लिहाज से, वो 3.4% बढ़ा है। तो ये हम स्कूल में पूछा जा सकता है, आपसे ये कर लीजिएगा। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं कि व्हेन वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड, कहते हैं हर साल जो वर्ड है एक नो टोबैको डे कब मनाया जाता है। तो ये आपने इसको वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शार्ट भी पूछा जा सकता है, शार्ट में बना के दे दिया, व्हेन वर्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड, तो और एमसीक्यू में पूछा जाएगा, तो तब आपने डेट को सिलेक्ट कर देना, आपका एमसीक्यू सही हो जाएगा। अभी देखिए वो हमें क्या बताना चाहते हैं, द वर्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 31st ऑफ द मे एवरी ईयर, यानी कि हर साल की जो 31 मई है उस दिन ये वर्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस वजह से आपने इसको ध्यान में रखना है, और ये आपके एमसीक्यू शार्ट भी कवर हो जाएगा। बट उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, वो है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग की परसेंटेज क्या है, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या है। लिखा हुआ है नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक, यानी कि जो खुद स्मोकिंग नहीं करते लेकिन उनके ऐसे दोस्त हैं या घर में या बाहर जहाँ भी वो बैठते हैं वहाँ पे स्मोकिंग होती है। अब क्या होता है, नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक, यानी कि जो नॉन स्मोकर्स हैं खुद स्मोकिंग नहीं करते लेकिन वैसे दोस्तों में या ऐसी कंपनी में बैठते हैं जहाँ पे स्मोकिंग होती है। फिर क्या होगा, एट होम और एट वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज रिस्क बाय 25 to 30%। अंदाज़ा करें तो उनके जो दिल की बीमारियां हैं वो 25 से 30% तक बढ़ जाती हैं, एंड द लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%। और जो उनका लंग कैंसर का जो कह लें कि तनासब है फीसद के लिहाज से, वो भी 20 से 30% बढ़ जाता है। इस वजह से स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग दोनों से ही बचना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पैराग्राफ, लास्ट जो ब्लू बॉक्स है वो है हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट
द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। किसी भी शख्स को अगर कोई शख्स स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग कैसे यानी कि उसको इफेक्ट करती है सोशली, यानी कि मुआशरे में उसको फिर कैसे देखा जाता है या उसका क्या असर होता है। लिखा है स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ ए पर्सन। किसी भी शख्स की जो लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, समाजी जिंदगी, मुआशरे के अंदर रहने वाला जो शख्स है उसकी जिंदगी को बेअसरअंदाज करती है। स्मोकर्स में फेस द सोशल अनअक्सेप्टेंस, यानी कि जो स्मोकर्स हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनसे उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। बिकॉज अदर पीपल में नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू अदर स्मोक, क्योंकि कुछ अक्सर लोग, ज़ाहिर है हर बंदा ही चाहता है कि मुझे किसी की वजह से बीमारी ना फेस करनी पड़े। तो बहरहाल जो लोग इन बातों को नहीं जानते हैं वो तो स्टिल इस बात को नहीं समझते और वो बैठे रहते हैं या कह लें कि कंपनी को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो इस बारे में जानते हैं कि स्मोकिंग और नॉन जो पैसिव स्मोकिंग है उसके कितने बुरे असरात हैं, वो फिर इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। बहरहाल चलें जी, हमारा आज मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी रिव्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपकी एक्सरसाइज है। तो मैं चाह रहा था कि आपके एक्सरसाइज भी साथ में कवर करवा दूं ताकि आपके जो एमसीक्यू वगैरह हैं वो भी आप करेक्ट जो है वो लगा सकें। क्योंकि अक्सर बात ऐसा होता है कि जो एमसीक्यू हैं वो गलत लगाए जाते हैं और बाद में जो है वो नंबर जो है वो कम आते हैं और मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इनको टिक करें और ये जो एमसीक्यूज हैं वो करेक्ट लगे हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्वॉल्व्स, कहता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो प्रोसेस उसके अंदर क्या चीज़ें होती है तो आप जानते हैं। इसका आंसर सी है, गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसों का तबादला होता है, इसके अंदर ऐसा ही होता है। दूसरा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द गैसेज एक्सचेंज इन द लीफ अकर्स थ्रू, कहते हैं ज़्यादातर जो पत्तों के अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है वो कैसे होती है तो आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया है, स्टोमेटा ए। उसके बाद तीसरा, हाउ मैनी ब्रोनकाई आर देयर इन द एयर पैसेज, कहता है जो एयर पैसेज उसके अंदर कितने ब्रोनकाई होते हैं तो हमने पढ़ा था जो ट्रैकिया वो टूट जाता है ब्रोनकाई में, तो हमारे पास 2 थे। तो आंसर क्या होगा, बी यानी कि 2। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू नंबर 4, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स इन ह्यूमन, यानी कि जो गैसों का तबादला इंसान के अंदर कहाँ पे होता है तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपने पढ़ा था फंक्शन ऑफ एल्विलाई में कि एल्विलाई के अंदर गैसों का तबादला होता है। बाहर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जो भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर ही पूछा जा सकता है। मसलन देखें वो एमसीक्यू को चेंज कर पूछ सकता है कैसे भला, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स इन मंकी, काओ, बेफेलो या इस तरह के कोई भी नाम ले ले तो आपने कहना जी एल्विलाई में होता है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 5, विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, कहते हैं बताएं वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स को एक्टिवली एयर से लंग्स से एयर को बाहर निकालने में मदद करती है, तो वो क्या है, डायफ्राम यानी कि डी वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 6, द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ, आपको याद होगा आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर था हमारे ब्रेन के अंदर वो मैसेज देता है डायफ्राम को और जो रिब्स हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। तो ये क्या है, इसकी मिकदार किस पर डिपेंड करती है, यानी कि ये समझने की केमिकल स्टिमुलस किस चीज़ का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर बढ़ती है तो तब ऐसा होता है। इस वजह से आंसर क्या होगा, ए, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन, कहता है रेस्पिरेशन के अबाउट जो फॉल्स स्टेटमेंट है जो गलत लिखा हुआ है वो टिक करें। तो ये सी वाला है, इन एम्फीसीमा द वॉल्स ऑफ द एयर विल ब्रेक एंड देयर इज मोर सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो जाएगा जैसे मोर लिखा हुआ है, इस वजह से ये आंसर गलत जो है वो वैसे गलत है, लेकिन चूंकि आंसर क्या बनेगा, सी। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ए डिजीज इन्वॉल्विंग अ ब्रेकडाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड डैश, कहता है वो कौन से बताएं कौन सी बीमारी जिसके अंदर जो एयर सैक्स हैं वो टूट जाती हैं, तो आपने पढ़ा था एम्फीसीमा, तो 8 क्या है, डी वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9 वाला, विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन नेजल कैविटी, कहता है नेजल कैविटी के अंदर कौन सा प्रोसेस नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता, बाकी जो 3 प्रोसेस हैं वो होते हैं, लेकिन डी वाला जो है वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो नहीं होता, क्योंकि वो गैसों का तबादला जो वो एल्विलाई में होता है। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला एमसीक्यू है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एल्विलाई, कहते हैं जो एल्विलाई को जिस ब्लड वेसल ने घेरा होता है वो कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कैपिलरीज, तो आंसर क्या होगा, सी कैपिलरी। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है पेज 17 पे हैं।
पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हम कर चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द एल्वेलाई, कहते हैं जो नेजल कैविटी है और उसका जो पाथ है एल्वेलाई तक वो ट्रेस करें वो कौन सा है, यानी कि हवा का रास्ता। तो अगर आपको याद हो जहाँ पे हमने द एयर पैसेज पढ़ा था वहाँ पे आपको डायग्राम एक नज़र आ रही थी जहाँ पे लिखा हुआ सारे, तो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करवा दिया था। अगर आप पिछली वीडियो में जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस वजह से आप देख लीजिएगा, गालबन दूसरी या तीसरा लेक्चर होगा तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने मेंशन किया था 1 2 3 4, तो वही आपने तरतीब से उसको लिख देना है तो आपका वो जो है वो ट्रेस हो जाएगा। बहरहाल ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए स्ट्रोमा एंड ए लेंटिसल। तो बेटे लेंटिसल की बात हम कर चुके हैं, तो जो स्ट्रोमा है वो भी वैसे तो आपकी इस चैप्टर में इसकी डेफिनेशन वगैरह मेंशन नहीं की हुई, लेकिन चलिए इंशाल्लाह ये भी हम आपको जो वो बता देंगे या फिर इसका जो शॉर्ट है वो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, तो तब आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी तक मुकम्मल हो गई है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट, तो ये भी आप देख लीजिएगा। इन केस अगर आप लोगों को लगे कि ये भी ज़रूर बताने चाहिए तो मुझे आप बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर मैं इसका भी जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करके या फिर मैं आपको शॉर्ट की शक्ल में वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप वो भी वॉच कर लें और आपका जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।